एक लड़का 70 सालों तक एक अंडरग्राउंड लैब में फंसा रहा, लेकिन उसे बचाने के बजाय उस पर क्रूर म्यूटेशन के प्रयोग किए गए। हर प्रयोग ने उसके इंसानी शरीर को बदल दिया, जब तक कि एक दिन वह एक असली राक्षस में नहीं बदल गया। एक काइमेरा। उसके पास सिर्फ लड़ने की प्रवृत्ति और पूरी तरह से आज्ञा मानने का आदेश था। हालांकि एक बार मौत का अनुभव करने के बाद वो असल में एक इंसानी शरीर में वापस आ गया। क्या मैं अब फिर से इंसान हूं? लेकिन मुझे पूरी तरह से इंसान नहीं माना जा सकता था, क्योंकि मैं अब भी एक काइमेरा की सेलुलर क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा मैंने देखा कि मेरे हाथ पर लगा सीरियल नंबर गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी से आजाद हो चुका था। मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह निश्चित रूप से एक अमर प्रजाति की क्षमता थी, जिसे उन्होंने पहले मेरे अंदर डाला था। यह क्षमता 3 बार तक काम कर सकती है अगर इसका कोर नष्ट न हो, लेकिन यह अजीब था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमर कोशिकाएं और इंसानी कोशिकाएं एक साथ नहीं मिल सकती। जाहिर है कि मेरा शरीर अपनी सबसे अच्छी हालत में है। मैंने दूर क्षितिज पर डूबते सूरज को देखा। सच कहूं तो सब कुछ बहुत पहले हुआ था, इसलिए बदले की आग अब पहले जितनी तेजी से नहीं जलती। इसलिए मेरा बदला लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं उनसे टकरा गया तो उस समय इस बारे में सोचूंगा। फिलहाल मैं एक नए इंसान के रूप में जीना चाहता हूं। जल्द ही मैं एक नदी के किनारे पहुंच गया। मेरी पहली प्राथमिकता अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़े ढूंढना थी। तभी मैंने एक अजीब दिखने वाले जीव को देखा। ठीक मेरे पैरों के पास एक बहुत बड़े शरीर वाला अजीब आकार का पक्षी पड़ा था। मैंने उसकी चोंच के पास कुछ बैंगनी खून देखा और मैंने अंदाजा लगाया कि यह जहर से मर गया होगा। यह कपड़ों के लिए एक अच्छा सामान बन सकता है। अगले ही पल मेरे हाथ पर एक तेज ब्लेड उभर आया और मैं यह सोचने लगा कि इस बड़े पक्षी के मुलायम पंखों को कैसे काटा जाए। मेरे ब्लेड ने उसके शरीर में सिर्फ एक चीरा लगाया, इससे पहले कि मैं बैंगनी जहरीली गैस के एक झोंके में घिर जाता। हालांकि इस गैस ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बहुत पहले ही इस तरह के निचले स्तर के जहरों से इम्यून हो चुका था। मैंने जल्दी से उसकी खाल पूरी तरह से उतार दी और फिर उसे धोने के लिए नदी पर ले गया। मैंने उसे फिर से उठाया। मैंने पाया कि चमड़ा थोड़ा ज्यादा सख्त था और इसे पहनना निश्चित रूप से असुविधाजनक होगा। एक पल बाद मुझे एक बढ़िया उपाय सूझा। मैंने तुरंत चमड़े को जमीन पर रखा और लगातार अपनी मुट्ठी से उस पर वार करने लगा। मैं इसे एक प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट दे रहा था। एक बार हो जाने के बाद यह आम कपड़ों जैसा हो जाएगा। कुछ ही देर में कपड़ा मेरे पीटने से नरम हो गया। फिर मैंने इस चमड़े में अपने कंधों को बाहर निकालने के लिए 2 छेद किए और एक साधारण अंगरखा, जो बेहतरीन मटेरियल से बना था, पूरा हो गया। हालांकि अंदर अभी भी जहर के अवशेष थे। अपना सिर घुमाने पर मैंने देखा कि पक्षी असल में अभी भी जिंदा था। यह शरीर तो पहले ही अकड़ चुका था। यह निश्चित रूप से पहले मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि यह जीव भी एक अमर प्रजाति का होगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह पक्षी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए अब इसे मारने का कोई कारण नहीं था। तो यह भी मेरी तरह ही खुशकिस्मत था, जिसे दूसरा जीवन मिला। इस तरह मैंने उसे बख्श दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। अब जब कपड़ों की समस्या हल हो गई थी, तो अगला कदम एक ठिकाना ढूंढना था। तभी मेरे सामने एक विशाल कनखजूरा आ गया।
उसने मुझ पर जोरदार हमला किया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। यहाँ थोड़ा अंधेरा है। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से मैंने सीधे अपनी काइमेरा क्षमता का इस्तेमाल करके उसे कई टुकड़ों में काट दिया। यह ठिकाना खारिज किया जाता है। बाद में मैं एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंचा, लेकिन वह दूर दूर तक सफेद था और मेरे रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। यह ठिकाना खारिज किया जाता है। फिर मैंने कुछ अजीब मशरूम देखे, जिनसे सड़ी हुई गंध आ रही थी। यह ठिकाना भी खारिज किया जाता है। वहां एक बहुत नम गुफा भी थी, उसे भी खारिज किया जाता है। एक बहुत गर्म जगह, यह ठिकाना भी खारिज किया जाता है। लेकिन आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद मैं एक झरने के सामने पहुंचा और मुझे नजारा काफी अच्छा लगा। मैं उछला और झरने से नीचे कूद गया ताकि थोड़ा और घूमकर देख सकूं। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे असर से नदी का पानी ऊंचा उछला। मुड़कर मैंने देखा कि मेरे पीछे झील का पानी बेहद साफ था और उसके अंदर काफी मछलियां थीं। तेज दांतों वाली मछलियों को देखकर मैंने सोचा कि मैं उन्हें भूनकर खा सकता हूं। इस प्राकृतिक मछली तालाब को देखते हुए यह घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। इसके अलावा यहाँ खूबसूरत फूल थे और हवा बहुत ताज़ी थी। मुझे लगा कि यह जगह शानदार है, खासकर मेरे रहने के लिए उपयुक्त। इस ठिकाने को मंजूरी दी जाती है। अब से यह मेरा घर है, चियो दून का घर। इस बीच एक अनजान जगह की एक खुली जगह में जमीन थोड़ी कांपी। उसके बाद बहती हुई रोशनी की एक चमक आई और अचानक एक धमाके के साथ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई चीज उड़कर बाहर आई हो। वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, जिसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी। वह न तो इंसान था और न ही कोई राक्षस, बल्कि एक रोबोट था। क्या यह राक्षसों का क्षेत्र है? इस बीच अब घर के लिए जगह साफ करने का समय था। मैंने अपनी आस्तीन घुमाई और मेरी उंगलियों से कई धागे निकलकर आगे बढ़े। सिर्फ एक ही वार में मैंने पेड़ के तने को आधार से थोड़ा ऊपर से काट दिया। मैंने पाया कि यहाँ की जमीन बिल्कुल सही थी और दूर देखने के लिए एक खूबसूरत पहाड़ भी था। जगह चुनने के बाद मैंने लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे जमीन थोड़ी उबड़-खाबड़ लगी, तो एक हल्के से हाथ के इशारे से मैंने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद पेड़ों की सारी जड़ें साफ कर दी। मैंने उस जगह को साफ करके एक खाली मैदान बना दिया था। अब वो बहुत ज्यादा ताजगी भरा लग रहा था। मैंने घर के खंभे लगाने की तैयारी की। मैंने हर कोने में एक लकड़ी का खंभा खड़ा किया और फिर कुछ फर्श के तख्ते बिछा दिए। क्योंकि कीलें नहीं थीं, इसलिए मैंने चिपकाने के लिए कुछ घोंघे की लार का इस्तेमाल किया। जब लार सूख जाती तो वो लकड़ी को मजबूती से एक साथ चिपका देती। मैंने बड़े संतोष के साथ नए बने घर को देखा, किसी और के लिए। यह एक डरावना नजारा था, लेकिन मुझे यह पहले से ही बहुत आरामदायक लग रहा था। मैंने ध्यान से सोचा कि आम घरों में क्या क्या चाहिए होता है। मुझे कुछ वीडियो याद आए जो मैंने देखे थे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिनमें घरों के बारे में जानकारी थी। लैब के वीडियो में घरों के सामने खेलने के लिए एक खुली जगह होती थी, जो बहुत सारी हरियाली से घिरी होती थी। दुर्भाग्य से मैं इंसानी दुनिया का कुत्ता दानव लोक में नहीं पाल सकता, इसलिए मैंने खुली जगह में कुछ सब्जियां उगाने की योजना बनाई। लेकिन यह दानव लोक था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि सामान्य सब्जियां उग पाएंगी या नहीं। तभी मुझे कुछ याद आया। बर्फ से ढके एक ज्यादा दूर न पहाड़ पर मैंड्रागोरा नाम का एक पौधा होना चाहिए। मैंड्रागोरा का निवास स्थान पहाड़ की चोटियों के पास है।
जहां बर्फीले पहाड़ों में माना सबसे ज्यादा घना होता है। बर्फ को देखकर मुझे याद आया जब मुझे लैब ने किडनैप किया था। इतनी ठंड थी कि मुझे असल में किडनैप होने पर राहत महसूस हुई। अब इसके बारे में सोचकर लगता है कि काइमेरा बनने के अपने फायदे थे। मुझे ठंड या भूख से मरने का डर नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा और ध्यान दिया कि माना की सघनता काफी घनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने मैंड्रागोरा देखे और वहां बहुत सारे उग रहे थे। मैंड्रागोरा कम समय तक जीने वाले मॉन्स्टर होते हैं। तनाव के प्रति बहुत नाजुक, जरा सा भी पर्यावरणीय बदलाव उन्हें मार सकता है। जिन्हें दूसरी जगह लगाने के लिए चुना जाता है, वे युवा होते हैं जिनकी अनुकूलन क्षमता मजबूत होती है। जैसे ही मैंने एक मैंड्रागोरा को बाहर निकाला, मुझे तुरंत याद आया कि मुझे अपने कान ढकने हैं। लेकिन जब मैंने मैंड्रागोरा को घुमाया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा असल में बहुत प्यारा था। मैंने एक और बाहर निकाला और पाया कि वह भी वैसा ही था। मैंने तीसरा निकाला और वह भी वैसा ही था। मैंने उन्हें ध्यान से अपने हाथ में परखा और पाया कि वे अपनी नींद में बात कर रहे थे। आमतौर पर एक मैंड्रागोरा चीखता और मर जाता है जब उसे जबरदस्ती तनावपूर्ण माहौल में बाहर निकाला जाता है। इंसानी दुनिया जैसे कम माना वाले माहौल में मुझे शक है कि वे अभी इसलिए नहीं चीख रहे हैं क्योंकि हम शायद दानव लोक में हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया या भागे क्यों नहीं। क्या वे मुझे अपना ही मानते हैं? क्योंकि मैंड्रागोरा की कोशिकाएं कभी मेरे शरीर में प्रत्यारोपित की गई थीं। मैंने लापरवाही से उन्हें अपनी कमर में भर लिया। जब वे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनकी जड़ों से चाय बनाऊंगा और उनके फल अच्छे स्नैक्स बन जाएंगे। हालांकि अगर फल को जबरदस्ती तोड़ा जाए तो यह जानलेवा जहर पैदा करता है, इसलिए मुझे उन्हें मनाना होगा। इस समय मैंने दूर कुछ शिकारियों को देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे इतने खतरनाक बर्फीले पहाड़ पर क्यों भागे आए थे। मैं गेट स्टोन लेने जा रहा था। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, दो लोग खतरे का सामना कर रहे थे। ध्यान से, वे फिर से आ रहे हैं। खरगोश जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर शत्रुतापूर्ण इरादों से उन पर झपटने लगे। सौभाग्य से शिकारी ने तुरंत अपनी रक्षा कवच बना ली। हालांकि वह जानता था कि उसका माना सीमित था और यह कवच ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं टिकेगा। शिकारी को इस काम पर पछतावा हो रहा था जिसमें उन्हें काइमेरा को ढूंढना था। अगले ही पल एक धमाके के साथ कवच खरगोशों द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि तभी एक आकृति अचानक ऊपर से गिरी और जमीन से टकराई। इस समय इंसान और खरगोश दोनों का ध्यान उस हंगामे की ओर आकर्षित हुआ। धूल धीरे धीरे छंटी और अंदर से एक आकृति उभरी। वह मैं था, शांति से चारों ओर देख रहा था। मेरे आने को देखकर खरगोश बहुत ज्यादा घबरा गए। वे समझ गए कि उनका सामना एक दुर्जय दुश्मन से हो रहा है। बहुत समय हो गया, छोटे खरगोशों। मुझसे निकलने वाली आभा ने सभी खरगोशों को चौंका दिया और वे घबराकर भाग गए। पीछे रह गए थे दो शिकारी, जो बेहद हैरान थे कि बी रैंक मॉन्स्टर मुझे देखते ही तुरंत भाग गए। वे जल्दी से उठे, मुझे धन्यवाद देने और अपना परिचय देने के लिए। एक का नाम ओ सुंग जू था और दूसरे का किम तेहूं। मैंने भी अपना नाम बताया। चो दोहुन शिकारियों में से एक हैरान दिख रहा था। उसने चो दोहुन नाम पहली बार सुना था और मेरे पहनावे को देखते हुए मैं एक एकांतवासी शिकारी लग रहा था। मैंने पूछा कि इस बेहद खतरनाक जगह पर एक पागल शिकारी क्यों है। उन्होंने कहा कि यह सब पैसे के लिए था। यह सुनने के बाद कि एक काइमेरा को पकड़ने के लिए एक बड़ा कमीशन है, इस बात ने मुझे चौंका दिया। क्या मैं ही काइमेरा नहीं था? क्या ये लोग मुझे पकड़ने जा रहे थे? एक मशीनी जीव एक लैब से भागकर एक गेट में घुस गया था।
यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि मैं उनका निशाना नहीं था। मैंने पूछा कि क्या वे दानव लोक में खाली हाथ आए थे? क्या तुम गेट स्टोन नहीं लाए? दुर्भाग्य से उनका ग्रुप उन्हें छोड़कर सब कुछ ले गया था। जाहिर है यह उनके ग्रुप की योजना शुरू से ही थी। जैसे ही खरगोश दिखाई दिए, उनके बी रैंक टीम के सदस्य तुरंत भाग गए। वे सोच रहे थे कि मैं क्या करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वे अपने माना संदूषण की सीमा पर थे। शिकारी डीमन क्षेत्र में कितने समय तक रह सकते हैं, यह उनकी जागृति ग्रेड के आधार पर बहुत अलग था। अगर वे शुद्ध होने के लिए इंसानी दुनिया में वापस नहीं जाते, समय के साथ वो इंसान मर जाता। लेकिन मैं इस नियम का अपवाद था। तभी मुझे अपने पीछे एक ऑरा का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि मुझे पहले वाले भागते हुए शिकारी मिल गए हैं। मैं तुरंत उछला और सीधे हवा में उड़ गया। चेओ डूवोन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमें बचा सकते हो? लेकिन मेरा शरीर तब तक दूर और दूर होता गया जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। इस बीच एक रोबोट ऊपर से नीचे देख रहा था। उसने ध्यान से जंगल का सर्वेक्षण किया और उसे बहुत खतरनाक पाया। उस मैकेनिकल जीव के पीछे शिकारियों का एक समूह था जो अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जीव के सेंसर ने तुरंत उनकी मौजूदगी को पकड़ लिया। अगले ही पल मैकेनिकल जीव तेजी से मुड़ा, शिकारियों के हमले का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार था। एक पल बाद मैं उनके स्थान पर पहुंचा। मुझे लगा कि मुझे बहुत देर हो गई है। वे शिकारी बहुत पहले ही भाग चुके थे। जमीन पर एक लावारिस सामान पड़ा हुआ था। हालांकि जमीन पर एक बच्चे और एक जानवर के पैरों के निशान थे। उसने जरूर अपना रूप बदल लिया होगा। पहले वाले शिकारी ने इसका जिक्र किया था कि प्रयोगात्मक विषय लिक्विड मेटल से बना था, जिससे वह आजादी से अपना रूप बदल सकता था। लेकिन मटेरियल की दुर्लभता के कारण उसका आकार सीमित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मैकेनिकल जीव अकेले 5 बी रैंक के शिकारियों पर हावी हो जाएगा। यह काफी शक्तिशाली लग रहा था। पहाड़ की तलहटी में ओह सॉन्ग जू अब और टिक नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर माना से दूषित हो गया था। तुम्हारा बच्चा अगले महीने पैदा होने वाला है। अगर तुम वापस नहीं गए तो क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? हालांकि तभी किम तेह्यून ने पास में एक आहट सुनी और उसके हाव भाव बदल गए। उसने अविश्वास से आगे देखा। उसने मुझे धीरे धीरे उनकी ओर चलते हुए देखा। उनका सामान उठाए हुए किम तेह्यून उड़कर मेरी तरफ आया। वह घुटनों के बल बैठ गया और गेट स्टोन से उन्हें बचाने के लिए मुझसे भीख मांगने लगा। मैंने उसे एक उलझन भरे भाव से देखा। वह आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने पास मौजूद सारे पैसे निकालने लगा। मुझसे वापस जाने के लिए गेट स्टोन बेचने की भीख मांग रहा था। हालांकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन 20 मिलियन वाकई काम आएंगे जब मैं बाद में इंसानी दुनिया में लौटूंगा। इसलिए मैंने तुरंत गेट स्टोन को सक्रिय कर दिया। हमारे सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिया। उस आदमी ने कहा कि वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वह अपने साथी को वापस ले जाने के लिए उठाने गया, मैं 20 मिलियन को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। तो मैंने उससे पूछा, एक इंसानी दुनिया का गेट स्टोन लगभग 2 लाख का होता है ना? लेकिन उसने कहा कि कीमतें अब बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई हैं। यह सुनकर मैं धीरे धीरे अपना हाथ पास ले जाता हूं। तुम बहुत उदार रहे हो, तो मैं तुम्हें यह 20 मिलियन के बदले में देता हूं। अगले ही पल मैंने अपने शरीर से माना को उसके शरीर में ट्रांसफर कर दिया।
किम तेह्यून बहुत चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं माना ट्रांसफर कर सकता हूं। यह कुछ ऐसा था जो ए रैंक के शिकारी भी करने को तैयार नहीं थे। अगर माना टकरा जाता या उलझ जाता तो माना कोर नष्ट हो जाता और दोनों लोग मर जाते। लेकिन ओह सुंग जू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका दूषित माना पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। इस बीच किम तेह्यून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो सेओम जू जश्न मना रहा था तो वह जमीन तक झुक गया, यह कहते हुए कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। उन दोनों को विदा करने के बाद मैं कैंप में लौट आया। घर को ठीक वैसा ही देखकर जैसा मैंने छोड़ा था। मैं समझ गया कि कोई घुसपैठिया नहीं आया था। मुरझाई हुई पत्तियों को देखकर साफ था कि जल्द ही मैंड्रिक्स लगाने का समय आ गया है। मैंने जमीन का एक हिस्सा साफ किया और उन सभी को उसमें दबा दिया। लेकिन वे तीनों बहुत असंतोष व्यक्त कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे निवास के बदलाव के आदी नहीं थे। तो मैंने अपनी उंगलियों से कुछ माना उन तक पहुंचाया, यह सोचते हुए कि क्या वे खुश हो जाएंगे। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, मेरी मैजिक को सोखने के बाद वे फिर से तरोताजा हो गए। तभी मैंने अपने पीछे एक हरकत सुनी। ऐसा लगा कि यह वही जीव है जिसका शिकारी पीछा कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि उसे मुझसे क्या काम है। मैंने अभी अभी मिले 20 मिलियन को दरवाजे की दरार में रख दिया। फिर बैकपैक से सब कुछ बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि क्या अंदर मेरी जरूरत की कोई चीज है। मुझे एक पोर्टेबल स्टोव मिला जो बाहर के लिए एक जरूरी चीज है। वहां 8 गेट स्टोन थे, अतिरिक्त कपड़े और 2 स्लीपिंग बैग भी थे। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि अंदर इंस्टेंट नूडल्स भी थे। मैंने यह चीज सिर्फ बचपन में खाई थी। यह देखकर और भूखा होने के कारण मैंने मौके पर ही एक सादा भोजन करने की तैयारी की। इसलिए मैं कुछ पानी लेने के लिए नदी पर गया। लेकिन तभी 2 मछलियां अचानक बाहर उछलीं। लोग आमतौर पर इंस्टेंट नूडल्स में सामग्री डालते हैं, इसलिए ये मछलियां इसके साथ पूरी तरह से मेल खाएंगी। फिर मुझे एक पेड़ पर 2 पक्षियों के अंडे मिले। दीमन क्षेत्र में हरी प्याज नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ यूं ही पत्तियां ढूंढकर डालने की योजना बनाई और काम चला लूं। इस पूरे दृश्य को झाड़ियों में छिपा मैकेनिकल जीव देख रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैकेनिकल जीव भी भूखा था। मैंने बुनियादी चीजें तैयार कर ली थीं। अगला काम इसे पकाने के लिए आग जलाना था। थोड़ी ही देर में मैंने एक मेज बनाई और उस पर इंस्टेंट नूडल्स पकाए। इसकी सुगंध मैंड्रेगोरा तक पहुंची, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरी महक रही है और वे उस गंध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन मैकेनिकल जीव की नाक को वह गंध अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लगी। जैसे ही मैकेनिकल जीव आगे बढ़ा, अगले ही पल उसका पैर असल में एक रोएदार पैर में बदल गया। लैब में वापस उस मैकेनिकल जीव को पता चल गया था कि इंसानों को कुत्ते पसंद हैं और बेचारा बनकर उसे खाना मिल सकता है। उस मैकेनिकल जीव ने मेरा ध्यान खींचने के लिए रोने की आवाज निकाली, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। उसका रूप देखकर मैं तुरंत समझ गया। वो एक कुत्ता होने का नाटक करना चाहता था ताकि वो मेरी हमदर्दी का फायदा उठा सके। हालांकि मेरी नजरों में वो एक छोटे बच्चे से अलग नहीं था। वो प्रयोगशाला से कैसे भागा और इतनी दूर दानवों की दुनिया तक कैसे आ गया। मैंने नूडल्स बना लिए हैं, क्या तुम भी खाना चाहोगे? उसने सहयोग करते हुए भौंका।
बर्तन के अंदर के खाने से एक खतरनाक आभा निकल रही थी, लेकिन हम दोनों फिर भी उम्मीद से उसे देख रहे थे। क्या हमें इसे जल्दी खाकर देखना चाहिए? जल्द ही हम दोनों यह स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने खाया, उस मैकेनिकल जीव को कुछ गड़बड़ लगी। इस बीच मुझे अपहरण होने से पहले का समय याद आया। एक ऐसा समय जब मैंने भी इंस्टेंट नूडल्स खाए थे। इस याद की वजह से मुझे याद आया कि इसका स्वाद कैसा होना चाहिए था। हालांकि असल में यह याद इतनी तीव्र थी कि बुरी गंध मिट गई थी। बगल में मैंड्रेगोरा गंध के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। खाने के बाद मैंने कुत्ते को जल्दी से जाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। हालांकि उसके लंगड़ाते पैर को देखकर मुझे जिज्ञासा हुई। मुझे याद है तुम अभी अभी अपने बाएं पैर से लंगड़ा रहे थे। उसने फिर ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बाएं पैर से लंगड़ाने लगा। यह देखकर मुझे बहुत हंसी आई। कटोरे धोने के बाद मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी नीचे लाई, ज्यादा जोर न लगाने की हिम्मत करते हुए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने फिर भी कपड़ों को पीट पीट कर चिथड़े कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने जमीन में एक छोटा गड्ढा भी कर दिया। यह निराशाजनक था, लेकिन सौभाग्य से मेरे बैग में कपड़ों का एक और जोड़ा था। तभी मेरी तेज नजर ने मेरे पीछे कुछ हिलते हुए देखा। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि वो मैकेनिकल जीव पहले एक चट्टान में बदल गया था। जब मैं बर्तन धो रहा था तो वो मुझे देखने के लिए पिरान्हा बन गया था, और जब मैं फूलों की तारीफ कर रहा था तो वो भी अपना रूप बदलकर मेरे पास आया था। उसी समय एक मधुमक्खी उसकी नाक पर बैठ गई, जिससे वो डरकर अपने असली रूप में वापस आ गया और लगातार भागता रहा। जिस तरह से उसने व्यवहार किया है, उससे उसकी मानसिक उम्र केवल 5 साल की लगती है। उसके बोलने का तरीका मैकेनिकल और अजीब था, जो युवा काइमेरा में एक आम साइड इफेक्ट था, क्योंकि उनमें ज्ञान जबरदस्ती डाला जाता है। मैं सूखी खांसी करता हूं और तुरंत अपना सिर घुमा लेता हूं, फूल की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, जबकि वो जल्दी से छिप गया। जल्द ही मैंने कपड़े धोना समाप्त कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कपड़े धोना इतना मुश्किल होगा। हालांकि मैंने एक कपड़ा खो दिया, सौभाग्य से मैं एक बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद मैंने कपड़ों को सूखने के लिए लटका दिया और फिर मैंड्रेगोरा को देखने की तैयारी की। यह दृश्य उस मैकेनिकल जीव द्वारा भी देखा जा रहा था। अचानक वो मैकेनिकल जीव उस जगह के नीचे आया जहां मैंने कपड़े लटकाए थे। मेरे पहने हुए कपड़े देखकर उसे लगा कि उसे भी कपड़े पहनने चाहिए। अगले ही पल सफेद शर्ट खूबसूरती से उसके शरीर पर थी, और उसके मुंह से एक मशीनी हंसी निकली, उस शर्ट पर अपना दावा करते हुए। धीरे धीरे उसके सिर पर बाल उग आए, और उसकी बाहें मैकेनिकल हाथों से बदलकर एक बच्चे के हाथों में बदल गईं। अपने शरीर को हिलाने के साथ वो असल में एक छोटी लड़की में बदल गया। इस बीच मैं सब्जियों के बगीचे में गया था और मैंड्रेगोरा को दर्दनाक भावों के साथ देखा, जिससे मैं बहुत भ्रमित हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने फावड़े से जमीन को कुछ बार खोदा और पाया कि अंदर बहुत सारे कीड़े थे। मैंने जल्दी से कीड़ों को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। मैंने सब्जियों के खेत का जायजा लिया और आज एक छोटा सब्जियों का बगीचा बनाने की योजना बनाई, लगभग मेरे घर के आकार का। लेकिन तभी एक छोटी लड़की ने आवाज दी, जो एक पेड़ के पीछे आधी छिपी हुई थी और कांपते हुए मेरा अभिवादन कर रही थी। मैं हैरान था कि उस मैकेनिकल जीव ने अब एक छोटी लड़की का रूप ले लिया था। तुम्हें भी होलो। क्या यह घर आपने बनाया है, मिस्टर?
मैंने गर्व से सिर हिलाया। अंकल, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? यह सुनकर मैंने इस मैकेनिकल जीव को छेड़ने की योजना बनाई। तो मैंने मान लिया कि मैं यहीं का रहने वाला हूं और पूछा कि वो किस जनजाति की है। उसने घबराकर दूर के झरने की ओर इशारा किया। मेरी जनजाति झरने की दिशा में है, बहुत दूर। इतनी दूर कि तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। मैंने जल्दी से जवाब दिया। तो क्या तुम झरने के पास वाले नारियल जनजाति से हो? मैं नारियल जनजाति से हूं, यह सही है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। हमारी जनजाति में एक अलिखित नियम है, जो यह है कि जिसे जो मिलता है वो उसी का हो जाता है। अब यह कपड़ा मेरा है। ठीक है, तुम इसे रख सकती हो। छोटी लड़की ने झूठ बोला कि उसे जनजाति से निकाल दिया गया था, इसलिए उसकी एक विनती थी। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे अपने साथ रख लूंगा। ऐसा लग रहा था कि उसने यह कहने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटा ली थी। उस छोटी लड़की के यहाँ रहने का कारण यह था कि यहाँ कोई कीड़े नहीं थे और रहने के लिए एक घर था। इसलिए उसकी नजरों में यह जगह बहुत सुरक्षित थी। इसलिए वो यहाँ रहना चाहती थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मैकेनिकल जीव बस आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। अंत में मैं उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त थी। उसे अपने हिस्से का काम करना होगा। लेकिन छोटी लड़की बहुत खुश थी, जो कुछ भी करने को कहा जाए उसके लिए उत्सुक थी। पहले एक छोटा सब्जियों का खेत बनाने में मेरी मदद करो। पहले मुझे मैंड्रेगोरा को एक नया घर देना है। उसने तुरंत मेरे हाथ से लकड़ी की छड़ी ले ली। अगले ही पल अपनी ताकत पर भरोसे के साथ उसने जमीन पर एक छड़ी पकड़ रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि उसका अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं है। आखिर किस बच्चे में इतनी ताकत होगी? लेकिन लैब में उसकी पैदाइश के बारे में सोचकर उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि एक आम बच्चा कैसा होता है। वैसे मैं चियोन दून हूं, और तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वो छोटी लड़की एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन पहले देखे फूलों को याद करके उसने उसी वक्त अपना एक नाम रख लिया। किम नारी, मेरा नाम किम नारी है। जल्द ही मेरे द्वारा पत्थरों की बाड़ लगाने के बाद सब्जियों का बगीचा आखिरकार तैयार हो गया। मैंड्रागोरा अपने नए घर को देखकर बहुत खुश थे और खेलते हुए इधर-उधर कूद रहे थे। तभी मेरी नजर किम नारी पर पड़ी। वो अचानक रो रही थी, क्योंकि मैंड्रागोरा ने उसे उसके दोस्तों की याद दिला दी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब हो सकता है। लैब के अंदर उसके कोई दोस्त हों, इसकी संभावना बहुत कम थी। हालांकि उसी पल किम नारी की आंखों की पुतलियां बुरी तरह फैल गईं। उसे अपनी ओर आती हुई एक बहुत ही भयानक ऊर्जा महसूस हुई। वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन मैंने उससे कहा कि डरो मत। यह एक दूसरे का शिकार करते हुए मॉन्स्टर्स की आवाज थी। यहाँ यह बहुत आम बात थी। असल में मेरे पास आने से पहले किम नारी ने एक चूजे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को कई मॉन्स्टर्स से घिरा और पिटते हुए देखा था। मैंने दूर देखा और ध्यान से महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वाकई में ऐसा ही था। किम नारी को लगा कि वो चूजा दर्द में है। उसे जरूर चोट लग रही होगी। और यह डीमन रेल्म है। आखिरकार उसे जल्द ही खा लिया जाएगा। अचानक मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस मॉन्स्टर को बचाना चाहती हो? किम नारी का मन बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। ब्रेनवॉशिंग का कमांड अब भी उसे उस मॉन्स्टर को बचाने से रोक रहा था।
यह देखकर मैं तुरंत नीचे झुका। अगर वहां जाकर मदद की जाए तो शायद उस छोटे पक्षी के पास बचने का एक मौका हो। ये शब्द सुनते ही किम नारी का शरीर तुरंत हवा में उड़ गया और वो यह कहते हुए गई कि वो जल्द ही वापस आएगी। इस बीच दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स का एक झुंड उस चूजे को घेर रहा था। इस चूजे में जाहिर तौर पर लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी अंडे से निकला है। अचानक लीडर मॉन्स्टर का सिर लात मारकर उड़ा दिया गया। छोटे चूजे, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूं। किम नारी को लैब में अपना अतीत याद आ गया। पता चला कि उसकी सफलता से दूसरे लोग जलते थे। उन्हें चिंता थी कि इसके नतीजे में कहीं उन्हें फेलियर न बता दिया जाए। उसकी पसंदीदा गुड़िया भी उन्होंने फाड़ दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग उस पर झुंड बनाकर हमला भी करते थे। वो समझ नहीं पाती थी, वो तो सिर्फ आदेशों का पालन करती थी। तो फिर उसे दूसरों द्वारा क्यों तंग किया जाता था? इसलिए इस बार चूजे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बीते हुए कल को देख रही हो। अगले ही पल किम नारी ने अपनी हथेली में बहुत शक्तिशाली ताकत इकट्ठा करते हुए जोरदार हमला किया। बहुत से लोगों का मिलकर एक अकेले पर हमला करना बुरी बात है। एक जोरदार धमाके के साथ चूजे को तंग करने वाले सारे मॉन्स्टर्स चकनाचूर हो गए। इस बीच मैं अपनी मैजिक से मैनड्रैगोरा को खिला रहा था। सिर घुमाकर मैंने देखा कि किम नारी लौट आई थी। यह छोटा चूजा मर रहा है। यह पूरे समय बेहोश रहा है। मैंने उसकी बाहों में मौजूद चूजे को देखा और मुझे तुरंत लगा कि यह जाना पहचाना है। यह असल में वही फायरबर्ड था जो मुझे यहाँ पहली बार आने पर मिला था। लेकिन यह एक छोटा पक्षी क्यों बन गया? भले ही शरीर का आकार बदल गया था, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। मैं तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी हथेली के चारों ओर माना लिपट गया। हालांकि मैं महसूस कर सकता था कि उसे कुछ गंभीर चोटें आई थीं। खुशकिस्मती से कोई भी जानलेवा नहीं थी। हर मॉन्स्टर के माना में एक अनोखा इतिहास होता है और मैं उसमें से यादों के कुछ टुकड़े देख सकता हूँ। यह वाकई में वही अमर किस्म का मॉन्स्टर था जिससे मैं पहले मिला था। उसके शरीर में कुछ मैजिक डालने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पाया कि यह इतना छोटा क्यों हो गया। शायद इसके ठीक होने का तरीका मेरे तरीके से अलग था। किम नारी ने पूछा कि क्या वो मर रहा है, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि वो बस थोड़ा कुपोषित है। वो सिकुड़ गया था और उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था। मेरी बातें सुनकर किम नारी को बहुत राहत मिली। मैंने अभी अभी उसमें बहुत सारा मैजिक डाला था, इसलिए उसे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए। किम नारी को अपने हाथ में मौजूद खिलौना याद आया। पहले वो चूजा उसका पसंदीदा खिलौना था, लेकिन उसे तंग करने वालों ने उसे फाड़ दिया था। अपने हाथ में चूजे को देखते हुए वो अब भी थोड़ी चिंतित थी कि कहीं पक्षी मर न जाए। वो चाहती थी कि यह चूजा भी उसकी तरह यहाँ रहे और वो रोजाना उसकी देखभाल करेगी, उसे ट्रेनिंग देगी और खिलाएगी। यह छोटा पक्षी जब बड़ा होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसकी भूख भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसने फिर भी मुझे यकीन दिलाया कि वो इसे संभाल सकती है। यह सुनकर मैं मान गया और वो खुशी से भर गई। मैंने तो यह भी सुझाव दिया कि चूजे को घर की रखवाली करने दें। इस बीच चूजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो अब भी सोच रहा था कि वो कहाँ है। अपनी आंखों के सामने मौजूद परछाई को देखकर उसने तुरंत मुझे पहचान लिया, उस इंसान के रूप में जिसने उसकी खा ले ली थी।
यह सोचते ही उसने चूंचू की आवाज के साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह महसूस करके मैं इस स्थिति पर बहुत ज्यादा चौंक गया। अचानक किन नारी ने चूजे को जश्न में ऊपर उठाया क्योंकि उसने आवाज निकाली थी। इस बीच चूजा और भी ज्यादा उलझन में था कि डीमन रेल में एक लड़की क्यों है। किन नारी ने चूजे को जिंदा देखकर उसे प्यार से सहलाया, लगभग उसका गला घोंटकर उसे मार ही डाला था। अगले ही पल चूजा पागलों की तरह चीखा, किन नारी को जल्दी से छोड़ने के लिए कह रहा था। इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चूजे की बातें साफ साफ समझ सकता हूं। बाद में किन नारी ने चूजे को पट्टी बांधी और कहा कि इलाज आखिरकार हो गया है। उसने उस चूजे को क्यों नाम दिया था? क्योंकि वो कबूतर की तरह कूं करता था। तुम बिना पूछे यूं ही मुझे कोई नाम कैसे दे सकती हो? मेरा पहले से एक नाम था, समझे? लेकिन यह सोचकर कि क्यों प्यासा है, किन नारी ने उस पर एक बेसिन पानी डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि किन नारी क्यों को बोलते हुए नहीं सुन सकती थी। इस बीच मैं एक स्टोरेज कैबिनेट बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा था। मैंने नापजोख की और फिर लकड़ी काटने की तैयारी की। कड़ाक की आवाज के साथ, इससे पहले कि मैं ज्यादा जोर लगाता, लकड़ी दो टुकड़ों में कट गई। इसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मैंने मेज और कुर्सियां बनाने के सारे स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया था, लेकिन इस बार भी यह टूट गई। क्या बेवकूफ हो? लकड़ियों के रंग अलग अलग हैं। तुमने अभी नरम लकड़ी उठाई थी, जाहिर है काटते ही वो टूट जाएगी। क्योंकि बात सुनने के बाद मैं आखिरकार समझ गया कि लकड़ी का प्रकार उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। लेकिन मैं यह कैसे पहचानूं कि कौन सी लकड़ी ज्यादा कठोर है? जाहिर है लाल वाली ज्यादा कठोर होती हैं, लेकिन साथ ही क्यों सोच रहा था कि क्या मैं उसे समझ सकता हूं। यह सुनकर कि लाल लकड़ी ज्यादा कठोर होती है, मैंने कुछ लाल लकड़ी ढूंढकर आजमाने की तैयारी की। अचानक क्यों खड़ा हो गया। उसे शक था, फिर भी उसने मेरे मन को पढ़ने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब उसकी टेलीपैथी मेरे दिमाग तक पहुंची, तो वो मेरी ही शक्ति से ब्लॉक हो गई। क्यों अपने दिल में सचमुच चौंक गया था। मैंने सच में तुरंत उसकी टेलीपैथी को ब्लॉक कर दिया। इंसान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूं, बल्कि ऐसा है कि शब्द बस मेरे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन जिस बात ने मुझे हैरान किया, वो यह थी कि वो हमारी इंसानी भाषा समझ सकता था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों शायद एक बहुत ही दुर्लभ, समझदार मॉन्स्टर हो सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा आईक्यू है। मैंने पहली बार किसी समझदार मॉन्स्टर को देखा था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मैं याद हूं। क्यों ने पुष्टि की कि ऐसा ही है, और वो मुझसे मिलना चाहता था। हालांकि तुमने उस समय मेरी खाल उधेड़ दी थी, तुमने जहर निकालकर मुझे बचाया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें एक दिन फिर से मिला, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर मैंने पूछा कि क्या वो मुझे कुछ लाल लकड़ी ढूंढने में मदद कर सकता है। अगले ही पल क्यों संतुष्टि से मुस्कुराया। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां लाल पेड़ उगते हैं। इस बीच किम नारी का पीछा आग का एक गोला कर रहा था। वो लगातार अपने पीछे वाले व्यक्ति से कह रही थी कि उसका पीछा न करे। मुझे लैब से नफरत है। दूर हो जाओ। किम नारी फिसल गई। तभी आग का गोला उसके सामने पहाड़ से जा टकराया। किम नारी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही शांतिपूर्ण दिनों के बाद लैब के लोग उसे ढूंढने आ जाएंगे। वो आग के सिवा किसी चीज से नहीं डरती थी, और उसे आग से सख्त नफरत थी। इसमें कोई शक नहीं था, वो एक मशीनी जीव था।
एक बच्ची पर हमला करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उम्मीद है तुम समझोगी। मेरी जान भी यहाँ दांव पर लगी है। अचानक जलते हुए पंजे किम नारी की ओर बढ़े। इससे किम नारी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इस बार वो सच में गई काम से। लेकिन उसी पल मैंने उस जलते हुए हमले को रोकने के लिए बीच में कदम रख दिया था। मैं तुम्हें लाल पेड़ों की जगह बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इस बच्ची को बचाना पहले जरूरी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किम नारी सच में आग से डरती है, और वो मानसिक रूप से स्थिर भी नहीं लग रही थी। हम पहले आग बुझाएंगे, क्यों ने कहा। सच में एक बच्ची को तंग कर रहे हो। तुम सच में एक बड़े विलेन हो। उस शिकारी ने सोचा कि मैं भी उस मशीनी जीव को निशाना बना रहा हूं। उसने मुझसे कहा कि जब तक मौका है मैं चला जाऊं। लेकिन मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इससे वो शिकारी पूरी तरह से भड़क गया। तुम एक घमंडी कमीने हो। अगले ही पल उसके हाथ नीचे हुए और उसकी हथेलियों से जबरदस्त आग की शक्ति निकली, जो सीधे मेरी ओर आ रही थी। हालांकि मेरा बचने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बहुत शांति से एक उंगली आगे बढ़ाई। तुरंत मेरी उंगली से एक लेजर निकली और उस आदमी के ऊपर की पत्थर की दीवार अचानक टूट गई। यह देखकर वो हैरान होकर जम सा गया। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया, क्योंकि उसे आने वाले पत्थरों का डर था। उस शिकारी से निपटने के बाद मैंने किम नारी से पूछा कि क्या वो ठीक है। अंकल ने अभी अभी आग बुझा दी, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा, किम नारी ने कहा। भविष्य में जब तुम ऐसी चीजों का सामना करो जो तुम्हें डराती हैं, तो तुम्हें डर को ही खत्म कर देना होगा। तभी मैंने इस आदमी को उठाकर फिर से पीटने की तैयारी की। लेकिन अचानक मेरे हाथों में सिर्फ उसके बाल थे। इसने मुझे एक पल के लिए हैरान कर दिया। मेरे सामने वाला आदमी असल में गंजा था। ये गंजे अंकल तो सच में बहुत मजेदार हैं। किम नारी को देखते हुए मैं गहरी सोच में पड़ गया। वो आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पता चला कि उस समय क्यों ने किम नारी की जांच करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया था, और उसे मोटे तौर पर पता चल गया था कि क्या हुआ था। क्यों ने जांच में मिली सारी यादें मेरे साथ भी साझा की। तस्वीर में लैब में कोई दिख रहा था जो किम नारी पर हंस रहा था। वो व्यक्ति लैब का एक सदस्य था। वो अपनी बनाई हुई चीज से बहुत ज्यादा संतुष्ट होता जा रहा था, क्योंकि जिस तरल शरीर पर उसने रिसर्च की थी उसमें खुद की चेतना आ गई थी और उसके मन में डर पैदा हो गया था। वो रिसर्चर आग की शक्ति वाला था और वो हर दिन अपनी शक्ति से किम नारी को तड़पाता था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसका सिर थपथपाया। मैंने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मैंने किम नारी से पूछा कि हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। किम नारी के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, इसलिए हमने इस गंजे आदमी को उसके हवाले कर दिया। एक पल बाद उस गंजे आदमी को किम नारी ने एक चट्टान से लटका दिया था। उसका शरीर झरने के प्रभाव को झेल रहा था। किम नारी को लगा कि वो गंजा आदमी आग की शक्ति वाला है और उसे झरने के ऊपर लटकाने से ही क्या आग बुझाई जा सकती है ताकि उसे डर न लगे। तुम एक बुरे गंजे अंकल हो। यह देखकर मुझे किसी तरह राहत मिली कि वह शायद मेरे सोचे हुए से ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। इस समय क्यों थोड़ा हैरान था। पूछ रहा था कि मैं नदी से पानी लेने क्यों गया था। मैंने उसे बताया कि यह बाद में इंस्टेंट नूडल्स के लिए था। किम नारी अविश्वसनीय रूप से खुश थी। उसने क्यू को बताया कि वे बहुत स्वादिष्ट थे। झरने पर लटका गंजा आदमी मुझे घूर रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि मैं जरूर एक एस रैंक हंटर या उससे ऊपर का हूं। उसे लगा कि मैं अपनी ताकत छिपा रहा हूं। उसे शक था कि मैं एक एकांतवासी हंटर हूं जो दुनिया से कटकर काम करता है। लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि उसे लटकाकर हमारा इंस्टेंट नूडल्स खाना थोड़ा अनुचित था। जल्द ही किम नारी ने 3 पिरान्हा पकड़े। हमारे इंस्टेंट नूडल्स बनाने का नजारा ऊपर मौजूद गंजे आदमी ने पूरी तरह से देख लिया। ये क्या बकवास है? वे असल में राक्षसों को सीधे पका रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि इसमें से बहुत बदबू आएगी? और इतना सारा पानी क्यों है? वह सोच रहा था कि क्या हमें यह भी पता है कि इंस्टेंट नूडल्स ठीक से कैसे पकाते हैं। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं तुम सबके लिए खुद इंस्टेंट रेमन बनाऊंगा। इस पल गंजा आदमी मेज पर था। इंस्टेंट नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों के लिए यह शायद साधारण इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा हो, लेकिन उस गंजे आदमी के लिए इसका मतलब जीवन या मृत्यु हो सकता था। प्राचीन काल से इंस्टेंट नूडल्स एक सच्चे दिल पर निर्भर करते हैं। उसे बस वही करना था जो वह जानता था। इस समय उसे 3 लोगों के लायक पकाना था। उसने नूडल्स और सूप बेस डाला उबलते पानी में। इसके बाद उसने इसे ठीक 4 मिनट और 30 सेकंड तक पकाया। उसकी हृदय गति 60 बीट्स प्रति मिनट पर स्थिर थी। इसलिए 270 धड़कनों के बाद वह जानता था कि यह एकदम सही समय है। अपने दिल की सुनकर उसने धड़कनों को गिना, लेकिन 200 पर उसने नूडल्स को हवा में उछाल दिया। यह नूडल्स को हवा के संपर्क में लाने का महत्वपूर्ण कदम था, ताकि वे चबाने में अच्छे लगें। वह जानता था कि किमची के साथ वह और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन दानव क्षेत्र में वह बस इतना ही सबसे अच्छा बना सकता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। सुगंधित इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा मेज पर परोसा गया। हर किसी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। मैंने शांति से चखने के लिए चॉपस्टिक उठाया। फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे नजारा जम गया हो। अगले ही पल हम तीनों के दिमाग में बिजली कौंध गई। यह स्वाद बस धमाकेदार रूप से स्वादिष्ट था। यह ईमानदारी का स्वाद था। अंकल, यह स्वाद सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे सच में आप इंसानों से जलन हो रही है कि आप हर दिन ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं। असल में मैं भी हैरान था। मैंने भी पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। पेट भरकर खाने के बाद कूलेड मेज पर संतुष्ट था। इस समय गंजा आदमी मेरे पास यह पूछने आया कि स्वाद कैसा था, लेकिन मैंने जवाब दिया, गंजे आदमी, अपनी कीमत बताओ। हालांकि मेरे शब्दों ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। तुमने इसे इतना स्वादिष्ट बनाया है कि मुझे इसे मुफ्त में खाने में थोड़ी शर्म आ रही है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस कह दो। जब तक मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर गंजे आदमी ने अपना थूक निगला। कृपया मुझे सिखाइए। मेरा नाम जी सुख है और मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और तुम मुझसे क्या सिखाना चाहते हो? उसे लगा कि मैं अब तक का सबसे मजबूत हंटर हूं जिसे उसने कभी देखा था। फिर नाम जीसुक जोर से चिल्लाया कि वह दूसरे व्यंजन भी बना सकता है और उसके पास सर्टिफिकेट भी थे, लेकिन यह एक झूठ था। फिर उसने आगे कहा कि वह बढ़िया फ्राइड चिकन बना सकता है, जो सच था। उसने हमारा काम करने वाला बनने की पेशकश की कि वह जरूरत पड़ने पर हमें इंसानी दुनिया से सामान और कपड़े लाकर देगा।
वह सबक के लिए पैसे देने को भी तैयार था। वह मेरे अधीन प्रशिक्षण लेना चाहता था और ए रैंक तक पहुंचना चाहता था। हालांकि मेरे जवाब देने से पहले मुझे उससे एक सवाल पूछना था। क्या उसने इनाम के लिए किम नारी पर हमला किया था? तुरंत नाम जीसुक ने खुलासा किया। उसकी आंखें शिकायतों से भरी थीं। यह उसका निजी कारण था, इसलिए वह बता नहीं सकता था। लेकिन उसने कसम खाई कि किम नारी पर हमला करना बिल्कुल भी इनाम के लिए नहीं था। जब तक वह हंटर प्रमोशन परीक्षा पास कर सकता और कुछ मायने नहीं रखता था। उस मामले में मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। एक अच्छे भोजन के बाद अब एक अच्छे अभ्यास सत्र की बारी है। यह सुनकर किम नारी उत्साह से चिल्लाई। मैं भी गंजे अंकल के साथ अभ्यास करना चाहती हूँ। मैं अपने डर को दूर भगाना चाहती हूँ। मैं खुद आग बुझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तुम पहले मेरे हाथों रोने तक पिट चुके हो। इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे, है ना? तभी मैंने पास ही एक पत्थर की ओर इशारा किया। यह परखना चाहता था कि क्या नाम जीसुक उस पत्थर को तोड़ सकता है। नाम जीसुक ने उसे एक नज़र में ओब्सिडियनाइट के रूप में पहचान लिया। इसकी कठोरता हीरे से कई गुना ज्यादा होती है। उसने जल्दी से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार ओब्सिडियनाइट को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कम से कम एक ए रैंक का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हालांकि जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके पीछे का ओब्सिडियनाइट फट गया। इससे नाम जीसुक का चेहरा सदमे से भर गया। वह व्यावहारिक रूप से अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिसने यह किया वह किम नारी थी। गंजे अंकल, प्लीज आओ और मेरे साथ अभ्यास करो। पता चला कि नाम जीसुक एक उज्ज्वल भविष्य वाला हंटर हुआ करता था। उसने 8 साल की उम्र में अपनी क्षमता को जागृत किया, जो एक असाधारण रूप से दुर्लभ मामला था। बाद में उसने हंटर परीक्षा में भाग लिया और 20 साल का होने से पहले बी रैंक हंटर का दर्जा हासिल कर लिया। विस्फोटक विकास और उसके बाद मिली प्रसिद्धि नाम जीसुक के लिए एक बहुत ही संतोषजनक दौर था, जो एक टॉप हंटर बनने की इच्छा रखता था। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी। एक कमी जो बहुत जल्दी आ गई। जिस उम्र में ज्यादातर लोग जागना शुरू करते हैं, वो गंजा होने लगा। वो बस अपने 20वें साल की शुरुआत में था। लेकिन उसके सिर का ऊपरी हिस्सा पहले से ही बालों से खाली था। उसके बाद वो कई अस्पतालों में गया, लेकिन इसका कभी इलाज नहीं हो सका। यहाँ तक कि इम्प्लांट भी झड़ जाते थे। उस पल वो रो पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके बाल दोबारा नहीं उगेंगे। वो कभी अपने हैंडसम लुक्स और कुदरती टैलेंट से किसी से भी ज्यादा शानदार हुआ करता था। लेकिन ये खोखली शोहरत उसके बालों के सामने कुछ भी नहीं थी। इसके बाद उसका हंटर करियर रुक गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो ए रैंक हंटर्स की श्रेणी में कदम नहीं रख सका, जब तक कि एक दिन वो अपने लिविंग रूम में एक ब्रॉडकास्ट देख रहा था। प्रोग्राम में हैनबिट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हान म्यूंगडू को दिखाया गया था। वे डीमन रेल में मौजूद एक दुर्लभ लिक्विड मेटल पदार्थ के बारे में बात कर रहे थे, और जब वो उनके सिर पर गिरा, तो उनके बाल वापस उग आए थे। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये डॉक्टर बकवास कर रहा है। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा, की लिक्विड मेटल का इस्तेमाल बालों के झड़ने के लिए नहीं किया जाना था। हेयर लॉस क्रीम क्यों नहीं बनाते? वो प्रोडक्ट असल में इंसानियत की मदद करेगा। बाद में उसने ऑनलाइन एक खबर देखी कि उस डॉक्टर द्वारा रिसर्च किया गया मैकेनिकल क्रीचर डीमन रेल में भाग गया है।
उसने तुरंत डीमन रेल्म जाने का फैसला किया। वो उसे जरूर ढूंढेगा और अपने सिर पर डाल लेगा। तब जाकर आखिरकार वो अपने बाल दोबारा उगा सकेगा। लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से वो उस मैकेनिकल क्रीचर से इतनी आसानी से हार गया था। किम नारी के मैच जीतने के बाद वो एक तरफ जोर जोर से हंसने लगी। इस बीच मैंने आखिरकार एक कैबिनेट बना लिया। केयू की सलाह के मुताबिक मैंने उधर देखा और नाम जीसुक की जिद देखकर हैरान रह गया। वो दिन भर पिटता रहा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि वो इतनी एनर्जी से भरा हुआ है। ठीक तभी नाम जीसुक ने किम नारी को एक और मैच के लिए बुलाया। केयू ने नाम जीसुक की फ्लेम एबिलिटी को माना, लेकिन किम नारी भी औसत से ऊपर थी। नाम जीसुक उड़ने की रफ्तार से किम नारी की ओर दौड़ा। तुरंत नाम जीसुक ने आग से हमला किया, लेकिन ये एक विशाल तरल पदार्थ से टकराने जैसा था। जैसे ही नाम जीसुक ने सोचा कि वो कामयाब हो गया, एक तरल आकृति एक सोच के साथ उसके सामने आ गई। किम नारी ने नाम जीसुक के माथे पर लात मारी। इस लात की ताकत जबरदस्त थी। नाम जीसुक को लात लगी और वो दूर जा गिरा। अब मुझे आग से डर नहीं लगता। ये सब आपकी वजह से है, अंकल। इस बीच नाम जीसुक को लगा कि ये उसकी सीमा है। एक लाइफलॉन्ग बी रैंक हंटर के तौर पर, हालांकि वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे डटे रहना था। इतने अच्छे स्पैरिंग पार्टनर के यहाँ होते हुए वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए नाम जीसुक फिर से खड़ा हो गया। वो शुरू से ही ऐसा इंसान था, एक ऐसा आदमी जो हार मानना नहीं जानता था। जैसे ही नाम जीसुक ने दोबारा चुनौती देने की तैयारी की, उसने पाया कि उसकी नाक से खून बह रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो डीमन रेल में कितने दिनों से है। उसने कहा कि लगभग 9 दिन हो गए हैं। तो मैंने उसे पहले वापस जाने को कहा, वरना कंटेमिनेशन का आदमी उसे मार डालेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम में ए रैंक बनने की क्षमता है। अपनी पूरी ताकत लगा देना। नाम जीसुक इस बात को लेकर अभी भी थोड़ा उदास था। वो लगातार 6 सालों से ए रैंक की परीक्षा में फेल हो रहा था। जाहिर है, अगर आप 3 साल से ज्यादा रैंक टेस्ट में फेल होते हैं तो कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि मुझे लगा कि वो ए रैंक की परीक्षा पास कर सकता है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि उसके माना कोर में अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है। इसलिए मैंने उसे हार न मानने को कहा। नाम जीसुक ने इंसानी दुनिया में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला। उसने वादा किया कि अगली बार जब वो आएगा तो और भी स्वादिष्ट खाना लाएगा। उसने किम नारी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने की याद दिलाई, वरना अगली बार वो निश्चित रूप से उससे पिट जाएगी। इस बीच केयू नाम जीसुक को सोच में डूबे हुए देख रहा था। नाम जीसुक के जाने के बाद केयू ने मुड़कर पूछा कि क्या मैं नाम जीसुक को लेकर इतना निश्चित हूं। अगर उस गंजे ने हमें धोखा दिया तो अगली बार वो किम नारी को पकड़ने के लिए कई हंटर्स को ला सकता है। लेकिन मैंने उसका सवाल उसी पर लौटा दिया और कहा कि वो ही तो है जो यादें पढ़ सकता है। पहले केयू ने सच में नाम जीसुक की यादें पढ़ी थीं और पाया कि उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। मैंने कहा कि इतना ही काफी है। जब तक वो ईमानदार है, उस पर निवेश करना बनता है। सब कुछ शांत होने के बाद हम उस छोटी सी झोपड़ी में लौट आए। किम नारी को लगा कि कमरा अच्छा है, लेकिन थोड़ा अंधेरा है। तुरंत मेरा हाथ एक ब्लेड में बदल गया और मैंने दीवार में एक खिड़की काट दी। फिर मैंने देखा कि किम नारी एक चेनसॉ में बदल गई और उसने भी बगल की लकड़ी काट दी। अगले ही पल वो खुशी से इधर उधर कूदने लगी।
उसने भी खिड़कियां बनाना सीख लिया था, लेकिन खिड़की होने के बावजूद रात में अंधेरा हो ही जाता। तो मुझे लगा कि हमें एक लाइट की जरूरत है। मेरी याद में डीमन रेल में ग्लोस्टोन नाम की कोई चीज है, एक ऐसा पत्थर जो अंधेरी जगहों पर चमक सकता है। कुछ उठाकर छत पर लटकाने से रोशनी हो जाएगी। और ये चीज सिर्फ ज्वालामुखी वाले इलाकों में ही मिलती है। ज्वालामुखी वाला इलाका एक मशहूर खतरनाक इलाका था, और वो इलाका केयू का होमटाउन भी था। किम नारी ने केयू का चेहरा चुटकी से दबाया और मुझसे पूछा कि उसने क्या कहा। उसे लगा कि केयू अभी बहुत दुखी लग रहा था, और पूछा कि क्या मेरे पास केयू को खुश करने का कोई तरीका है। मैंने बताया कि वो बस इस बात से चिंतित है कि हमारे लिए ये खतरनाक होगा। ज्वालामुखी वाले इलाके में जाना, इसलिए मैंने अकेले जाने का फैसला किया, जबकि वे यहाँ घर की रखवाली करने के लिए रुकेंगे। लेकिन किम नारू वहाँ बहुत जाना चाहती थी, और उसने कहा कि अब उसे आग से डर नहीं लगता, शायद वो वहाँ मेरी मदद कर सकती है। क्यों भी अपने घर जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ कुछ काम था। मैं मान गया और कुछ जरूरी सामान तैयार कर लिया। कहा जाता है कि ज्वालामुखी क्षेत्र की गहराई में कुछ बहुत शक्तिशाली दानव रहते हैं, सिर्फ ज्वालामुखी के किनारे पर कदम रखने से ही जलने के निशान पड़ जाते हैं। फिर भी वो छोटी लड़की ज्वालामुखी के केंद्र में मैग्मा के साथ खेल रही थी। वो लड़की एक मैकेनिकल जीव है, इसलिए यह उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुम ठीक कैसे हो? आखिर तुम हो क्या? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं एक कायमेरा शिकारी था। एक बार पुनर्जन्म होने के कारण मैं वापस इंसान बन गया। मैंने बदले में क्यू से पूछा कि क्या वो हमारी मौजूदगी से ठीक है। मेरी राहत के लिए उसने कहा कि किम नारू के आने के बाद उसे हमसे बात करने में मजा आया। हम ज्वालामुखी क्षेत्र की गहराइयों की ओर बढ़ गए। किम नारू ने आगे ज्वालामुखी की चोटी देखी। वो तेजी से दौड़कर उसके ऊपर खड़ी हो गई। चोटी पर पहुंचने का जश्न मना रही थी। हालांकि मेरा ध्यान नीचे दीवार पर लगे कई चमकने वाले पत्थरों पर गया। लेकिन नीचे मैंने दो आग वाले मेंढक देखे। वो आग वाला मेंढक जोर जोर से रो रहा था। तभी किम नारू ने ध्यान दिया कि उस आग वाले मेंढक के सामने एक काला आग वाला मेंढक था। वो एक मरा हुआ आग वाला मेंढक था। वो जरूर उसकी मां होगी। उसने अपनी पीठ पर अंडे भी उठा रखे थे। किसे पता था कि ये उसकी पीठ पर ताजे दिए हुए अंडे हैं। लेकिन इस स्थिति में ऐसा लगता है कि जगह बदलते समय उसकी मौत हो गई, और इस तापमान में वे अंडे भी नहीं बचेंगे। यह आग वाला मेंढक न केवल अपनी मां की मौत से दुखी था, बल्कि उसकी पीठ पर मौजूद अपने भाई बहनों के लिए भी दुखी था। तभी मैंने एक्शन लिया। मैं नीचे कूद गया और उस आग वाले मेंढक को यहां से निकलने में मदद करने की योजना बनाई। एक धम्म की आवाज के साथ मैं जमीन पर सीधे उतरा। आग वाले मेंढक ने अपना सिर घुमाया। उसे लगा कि यह व्यक्ति बुरे इरादे से आया है। ऊपर से क्यों ने मुझसे कहा कि मैं उसके पास बिल्कुल न जाऊं क्योंकि इस समय आग वाला मेंढक बहुत ही संवेदनशील अवस्था में था। आग वाले मेंढक ने अपने मुंह में शक्ति जमा करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उसके मुंह से एक ज्वाला निकली। हालांकि मेरी उंगली उस ज्वाला को चीरती हुई निकल गई। अगले ही सेकंड मैंने अपनी उंगली आग वाले मेंढक के सिर पर दबा दी। यह आग वाला मेंढक सीधे जमीन पर गिर गया, बिना किसी संघर्ष के। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे शरीर में निको कोबरा का लकवा मारने वाला जहर था। मैंने बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया ताकि वो बेहोश हो जाए। मैंने ऊपर किम नारू से कहा कि वो मेरा इंतजार करे और अब सब कुछ ठीक है।
सौभाग्य से मेरे अंदर आग वाले मेंढक की कोशिकाएं हैं, इसलिए मैं उन्हें ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से मरे हुओं का इलाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैंने मां मेंढक का अंडाशय निकाल लिया और उसे आग वाले मेंढक के शरीर से बांध दिया। जैसे ही मैंने प्रक्रिया पूरी की, आग वाला मेंढक जाग गया और उसने अपनी पीठ पर अंडे देखे। अब अचानक वो रेंगकर मां मेंढक के पास गया और अपना सिर उससे रगड़ने लगा। वो अपनी मां को आखिरी अलविदा कह रहा था। फिर आग वाले मेंढक के पंजों ने थोड़ी ताकत लगाई और तुरंत ही वो आसमान में ऊंची छलांग लगा गया। सिर्फ एक छलांग में वो नीचे से किम नारू के पीछे आ गया। जाने से पहले इस आग वाले मेंढक ने अपना सिर घुमाकर हमारी ओर देखा। जब किम नारू की आंखें उससे मिली तो उसे साफ महसूस हुआ कि सामने वाला आभार व्यक्त कर रहा है। आखिर में वो अपने भाई बहनों को अपनी पीठ पर लेकर कूदकर चला गया। किम नारू चिल्लाई, मैं अभी अभी उस आग वाले मेंढक की बात समझ गई। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे धन्यवाद कह रहा हो। लगता है दानव लोक के राक्षसों का आईक्यू काफी ज्यादा होता है। वे बाहरी लोगों के प्रति भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। एक पल बाद मैंने किम नारू से नीचे आने और कुछ चमकने वाले पत्थर तोड़ने के लिए कहा, ताकि हम सफलतापूर्वक वापस जा सकें। वो एक पत्थर निकालने में कामयाब रही। मैंने किम नारू से सावधान रहने को कहा। अगर उसने एक भी अपने पैर पर गिरा लिया तो चोट लग जाएगी। इस बीच क्यों भी चमकने वाले पत्थर खोदने में हमारी मदद कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत थका हुआ लग रहा था। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने आकार के कारण उसके पास कम ऊर्जा थी। मैंने उससे कहा कि अगर वो मदद न भी करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे अपने काम भी करने थे, खासकर जब वो अपने दोस्तों के लिए तोहफे लाया था। हम राक्षस हैं, राक्षसों के दोस्त कैसे हो सकते हैं? मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। मैं बस तोहफे जमीन पर रख दूंगा। मुझे दुख हुआ कि वो असल में अपने परिवार को याद कर रहा था। ऐसा लगता है कि बुद्धिमान राक्षस वाकई अलग होते हैं। हालांकि मैं उत्सुक था कि क्यों अपने समूह को क्यों छोड़ना चाहता था। बुद्धिमान होने के कुछ फायदे थे, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ नुकसान भी थे। वो अकेला था जो भाषा जानता था। बाकी सब आदिम जीव थे। इसी अकेलेपन ने उसे अपना समूह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तभी क्यू ने एक और चमकता हुआ पत्थर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। पर जब उसने उसे खींचा तो पत्थर उसके पंजों से छूट गया और एक चटकने की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। किम नारू ने देखा कि जमीन पर एक राक्षस का अंडा पड़ा है। उसके ऊपर एक दरार थी, शायद गिरे हुए चमकते पत्थर की वजह से। एक सामान्य अंडे का छिलका बच्चे द्वारा अंदर से तोड़ा जाना चाहिए ताकि वो बाहर आ सके, तभी वो स्वस्थ रूप से बढ़ेगा। किम नारू आखिरकार उसे वापस ले जाना चाहती थी। इसे यहाँ छोड़ने से यह एक भुना हुआ अंडा बन सकता है, लेकिन क्यों ने इसका विरोध किया। इस बीच मैंने पहले ही अंडे को नई कैबिनेट के अंदर रखने के लिए एक सही जगह सोच ली थी। इसलिए हमने इस अंडे को वापस ले जाने का फैसला किया, क्योंकि विरोधी राय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आखिरकार असल में यह अंडा क्यों ने ही तोड़ा था। इसलिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इस बीच क्यों बस इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं किम नारू खतरे में न पड़ जाए। लेकिन मेरे यहाँ होने से मैंने गारंटी दी कि कोई खतरा नहीं होगा। जब हम लौटे तो दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। पहुंचते ही हमें नाम जी सूक यहाँ मिला,
लेकिन मैंने देखा कि इस लड़के का एक्सप्रेशन कुछ अजीब था। मैंने उसे ग्लो स्टोन का भारी पैक थमा दिया। हालांकि अगले ही पल वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पैकेज इतना भारी होगा। इस समय मैंने नाम जी सूक से अपना सिर उठाने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी पिटाई हुई है। इस बीच क्रिएटर में वहां नूडल्स का एक बैग रखा था। क्यू की तरह दिखने वाले कई फायरबर्ड्स जिज्ञासा से चारों ओर इकट्ठा हो गए। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद वे खुशी से चहचहाए और खुशी से नाचे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पिटने वालों में से होगा। हालांकि उसने विषय बदल दिया और थोड़ी देर बाद हमारे लिए खाना तैयार करने चला गया। मैंने अपने ब्लेड से लाए गए ग्लोस्टोन को पॉलिश किया कि नोरी ने उत्सुकता से पूछा कि मैं क्या बना रहा हूं, और मैंने उसे बताया कि यह एक ग्लोस्टोन लैंप है। मैं इसे छत से लटकाने वाला था, इसलिए मैं इसे सुंदर दिखाना चाहता था। यह सुनकर किम नारू हैरान रह गया। उसे लगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ और इसके अलावा बहुत दयालु भी हूँ। इस पल किम नारी की आंखों में मैं एक पिता की तरह महान था। कोकोनट ट्राइब में तुम्हारे पिता कैसे हैं? क्या तुम आखिरकार उनसे मिलने की योजना नहीं बनाती? शाम हो गई। इस बार क्यों मिट्टी में लेटा आराम कर रहा था। यहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र जितनी गर्मी नहीं थी, लेकिन उसका शरीर पिघलने ही वाला था। तभी जमीन में मौजूद मैंड्रागोरा क्यू के पीछे खड़े हो गए। तीनों छोटे एक के ऊपर एक चढ़ गए। फिर उनकी आंखें बेहद खूंखार हो गईं। अगले ही पल सबसे ऊपर वाला मैंड्रागोरा अचानक कूद पड़ा और फिर उसने मैंड्रागोरा का किलर मूव चला दिया। हालांकि मैंड्रागोरा बस उछलकर दूर जा गिरा। किनारे खड़ी नारी को समझ नहीं आया कि वे क्यों झगड़ रहे थे। मैंने उसे समझाया कि क्यों ने पहले उनके इलाके पर कब्जा किया था, इसलिए वे नाराज थे। जल्द ही नाम जी सूक ने दिल से बनाए टोफू पॉकेट्स की एक प्लेट परोसी। यह डिश बनाने में आसान है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली दिखती है। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाते हुए हमें जल्दी खाने के लिए कहा, वरना ठंडा होने पर यह उतना अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि खाने से पहले मैं अभी भी चाहता था कि नाम जी सूक मेरे पहले पूछे गए सवाल का जवाब दे कि उसके चेहरे पर क्या हुआ था। नाम जी सूक के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। पता चला कि इंसानी दुनिया में लौटने के बाद वह रैंक हंटर्स से मिला था। जब वह परीक्षा के लिए आवेदन करने हंटर एसोसिएशन गया तो उनके रैंक हंटर्स ने पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर उसे यह कहते हुए पीटा कि उसे ए रैंक के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने नाम जी सूक के बाल झड़ने का मजाक उड़ाकर शुरुआत की, और जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो उन्होंने उसे उकसाया, क्या तुमने अपने बाल नहीं मुंडवाए? तुम पूरी तरह से गंजे नहीं हो। नाम जी सूक अचानक बाल झड़ने और अपने गंजेपन के बारे में एक गंभीर मोनोलॉग में चला गया, और जाहिर तौर पर प्रमोशन परीक्षा 60 दिनों में थी। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि यह विशेष ट्रेनिंग का समय है। नाम जी सूक का ट्रेनिंग समय बचाने के लिए। किम नारू इन दिनों बर्तन धोएगा, और मैंने उसे जो पहला काम दिया वह था मेरे बैकपैक में ग्लो स्टोन्स को धोना। इससे वह चौंक गया। उसने सोचा था कि यह कोई विशेष ट्रेनिंग होगी। फिर मैंने किम नारी से मेरे साथ मछली पकड़ने चलने के लिए कहा। नाम जी सूक अंदर से बहुत लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि मेरे ऐसा करने का कोई कारण है। फिर उसने ग्लो स्टोन्स का भारी बैग उठा लिया, और वह मेरे आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ था, क्योंकि नाम जी सूक वह आदमी है जो मेहनत करके भी क्लास तक पहुंचा है। प्रयास और कड़ी मेहनत से नाम जी सूक एक मेहनती और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जो अंत तक वफादार रहा। जंगल में चलते हुए वह खुद को प्रोत्साहित करता रहा। इस बीच किम नारी और मैं नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे थे। इसके विपरीत वहां नाम जी सूक पर लगातार कुछ पिरान्हा हमला कर रहे थे।
उसकी शिकायतें सुनकर मैंने मन में सोचा कि इस लड़के को बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है, इसलिए मैं उसे कुछ मार्गदर्शन देने के लिए उसके पास गया। तुम अपने माना से एक ढाल बना सकते थे। हालांकि अपनी प्रैक्टिस के बावजूद उसने कहा कि यह ठीक से नहीं हो रहा है। यह सुनकर मैंने बैकपैक से एक ग्लोस्टोन उठाया। मैंने उसे पूरी ताकत से पत्थर पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर लिया, ग्लोस्टोन से माना की एक जादुई धारा निकली। इसने उसे अपनी बाहों में ताकत लगाने में असमर्थ बना दिया और मैंने उसे बताया कि ग्लोस्टोन्स में संघनित माना होता है। दानव क्षेत्र का माना कच्ची अपरिष्कृत शक्ति है, इसलिए ताकत का उपयोग करने के लिए परिष्कृत जादू से माना को दूर धकेलना पड़ता है। उसके शरीर में माना पहले से ही बहुत पर्याप्त था, बस वह इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। अगले ही पल मेरी उंगली ने उसके कंधों पर जोर से थपथपाया। उसके लिए माना इन्फ्यूजन चैनल खोलते हुए उस रास्ते पर चलो और अपने माना को उसके जरिए प्रवाहित करो। तुरंत वह बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे झुक गया और जमीन पर पड़ा ग्लोस्टोन पकड़ लिया। उसने ग्लोस्टोन के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, उस पर अत्यधिक बल लगाया। अगले ही पल उसने सफलतापूर्वक ग्लोस्टोन को ऊपर उठा लिया। तो सब कुछ सच में एक कारण से था। यह सब मेरे माना ट्रेनिंग के लिए था और अब वह भविष्य में खुशी खुशी सारे बर्तन साफ करेगा। समय तेजी से बीता और शाम हो गई। पॉलिश किया हुआ ग्लोस्टोन मैंने छत पर लटका दिया था, इसलिए कमरा अपेक्षाकृत रोशन था। नाम जी सूप बगल में नींद में बड़बड़ा रहा था। क्यों दराज में सो रहा था, उस अंडे को अपनी बाहों में पकड़े हुए जिसे उसने फोड़ दिया था। लेकिन तभी उसने जोर से अपनी आंखें खोली। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि किम नारी किसी समय उठ खड़ी हुई थी। पता नहीं यह छोटी बच्ची इतनी देर रात कहाँ जाना चाहती थी। इस समय किम नारी नदी में खड़ी थी। किम नारी बहुत उदास थी क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने, गंदे और मैले थे। फिर भी वह मेरे दिए हुए कपड़ों को धोने की कोशिश कर रही थी। पता चला कि एक बच्ची होने के नाते उसके पास बदलने के लिए और कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया है। जल्द ही किम नारी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। आखिरकार कपड़े धुलकर साफ हो गए थे और सारे दाग मिट गए थे। तभी मैं बेफिक्री से एक पेड़ के पीछे से बाहर आया, जिससे किम नारी चौंक गई। मैंने कहा कि क्यों, और मैं टहलने निकले थे। फिर मैंने किम नारी को हिलने से मना किया और मैंने उसके चारों ओर एक रस्सी बांध दी। फिर किम नारी का पसंदीदा फूल उसकी कमर में लगा दिया। किम नारी बेहद खुश लग रही थी। उसे लगा कि उसके कपड़े और भी सुंदर हो गए हैं। उसने यह भी कहा कि अब हमारे कपड़े एक जैसे लग रहे हैं। तभी पीछे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, जिससे किम नारी चौंक गई। उसने घबराकर मुझसे पूछा कि वह आवाज कैसी थी। मैं हंसा और उससे कहा कि चिंता न करे, वह बस एक टिड्डा था, स्टील लोकस्ट, एक बी क्लास मॉन्स्टर। वैसे किम नारी, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, जैसे कपड़े या जूते? पर आपने तो मुझे कुछ दिए हैं और मुझे यह वाला बहुत पसंद है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। हालांकि किम नारी ने कहा कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने की योजना बनाई। यह सही नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ा हो जो ठीक से फिट भी न हो। मेरा इरादा तो किम नारी को इंसानी दुनिया में ले जाकर साथ में कपड़े खरीदने का था, लेकिन इंसानी दुनिया का सदमा शायद अभी भी उसके लिए झेलना बहुत ज्यादा हो सकता है। मुझे याद है कि पास में एक दुकान थी जो बच्चों के कपड़ों में माहिर थी, लेकिन मुझे उसका सही पता ठीक से याद नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मेरी आस्तीन खींची और पूछा कि क्या मैं कपड़ों की दुकान ढूंढ रहा हूं।
उसने कहा कि अगर मैं 10,000 देने को तैयार हूं तो वह मुझे यहाँ की सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान पर ले जा सकता है। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी उसे देने के लिए छुट्टे नहीं थे। मैंने कहा कि जब मेरे पास छुट्टे होंगे तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। उस आदमी ने आह भरी, यह सोचकर कि मैं सच में बहुत दयनीय हूं। डीमन रेन की यात्रा के बाद मेरे पास 10,000 भी नहीं थे। अनमने ढंग से उसने फिर भी मुझे दुकान तक उसके पीछे आने को कहा। मैं हंसा, यह महसूस करते हुए कि यह छोटा लड़का काफी दिलचस्प था। उसका नाम ओबामासू था और मैंने अपना परिचय चोई डूवोन के रूप में दिया। उसे लगा कि मैं जरूर कोई नौसिखिया हूं जिसकी शक्तियां अभी अभी जागी हैं। क्योंकि बहुत कम लोग बिना किसी साजो सामान के गेट से बाहर निकलते हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि मेरा सारा सामान दूसरों ने लूट लिया था। तुम दिखते तो छोटे हो पर जानते बहुत कुछ हो। यह सुनकर वह थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला कि वह पहले से ही 17 साल का है। सिर्फ इसलिए कि वह छोटा और कुपोषित है, इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बच्चा था। फिर मैंने ऊपर देखा और देखा कि कुछ गुंडे किसी से पैसे लूट रहे थे। यह झुग्गियों में आम बात थी, क्योंकि इस इलाके में एक गुंडा था। कई लोग रास्ता बदलकर जाते थे। पता चला कि यह गैंग, स्पेस गैंग, ने अपना इलाका डिस्ट्रिक्ट 11 से डिस्ट्रिक्ट 13 तक फैला लिया था। पुलिस ने भी उनसे निपटना छोड़ दिया था। यह देखकर मैं जानना चाहता था कि क्या डिस्ट्रिक्ट 13 का अनाथालय, जहां मैं रहता था, वह अभी भी वहीं था। इस बीच कपड़ों की दुकान की मालकिन बोरियत से मरी जा रही थी। आज फिर कोई बिक्री नहीं हुई। उसे लगा कि वह जरूर पागल हो गई होगी जो उसने झुग्गियों में कपड़ों की दुकान खोली। तभी कपड़ों की दुकान का दरवाजा, जो बहुत कम खुलता था, किसी ने खोला। ओबामासू ने मालकिन को नमस्ते किया, लेकिन उसने उसे डांट दिया, मुझे आंटी मत कहो, मैं अभी भी बहुत जवान हूं। मैंने चारों ओर देखा। यह पहली बार था जब मैं कपड़े खरीदने के लिए किसी कपड़ों की दुकान में आया था। मालकिन ने ओबामासू को पास बुलाया। तुम इस गरीब आदमी को दुकान में क्यों लाए? क्या यह कपड़े खरीदने लायक लगता है? हालांकि मैंने उनकी बातचीत सुन ली थी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस अकेले एक तरफ कपड़े देखता रहा। अगर तुम मेरे स्वर्गीय भाई की तरह नहीं दिखते तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं देती। अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि वे अभी भी बहस कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें टोका। जब वे मुड़े तो उनकी आंखें एक सुनहरी रोशनी से चौंधिया गईं, क्योंकि जो मैंने उन्हें दिया था वह 1 करोड़ था। अब मालकिन इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पा रही थी, और ओबामासू का भी यही हाल था। एक पल में मालकिन ने तुरंत चुप्पी तोड़ी। दोनों ने मेरे प्रति अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। ओबामासू ने तुरंत मुझे चाय पानी परोसा और एक स्टूल दिया। मालकिन ने दावा किया कि उसके पास यहाँ सब कुछ है। जब तक वह बच्चों के लिए है, वह उसे बेच सकती है। यह जानने पर कि मैं एक छोटी लड़की के लिए कपड़े खरीद रहा हूँ, मालकिन तुरंत बहुत खुश हो गई। दूसरों के लिए लड़कियों के कपड़े चुनना उसकी खासियत थी, इसलिए वह लगातार मुझे हर कपड़े की कोमलता और सुंदरता के बारे में बताती रही। इसी दौरान उसने मेरे लिए दर्जनों कपड़े चुन लिए थे। इसके बाद उसका प्रिंटर कभी नहीं रुका, लगातार रसीदें छाप रहा था। सिर्फ एक बिक्री से मालकिन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी दुकान पूरी तरह से बिक चुकी थी। उसने इतने लंबे समय से दुकान खोली थी और आखिरकार एक बिक्री हुई थी, और एक बार जब हुई तो पूरी दुकान ही बिक गई। फिर मालकिन जोर जोर से रोने लगी, यह उम्मीद करते हुए कि मैं अगली बार फिर आऊंगा।
इस दौरान मैंने भी 2 जोड़ी कपड़े चुने और ओबामासू को 10 लाख देकर कपड़े खरीदने के लिए लाने का धन्यवाद किया। अगले ही पल मैंने उससे एक और मदद मांगी और कुछ ही देर बाद हम एक साफ सुथरे और अच्छे होटल में पहुंच गए जिसके लिए मैंने कहा था। वो एक पुलिस स्टेशन के पास था और मालिक भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने उससे दरवाजे पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करने के लिए कहा। मैं जल्दी ही बाहर आऊंगा। मेरी पीठ को जाते हुए देखकर ओबंसा को कुछ गड़बड़ लगी। भला कौन उसे 10 लाख देगा और नए कपड़े खरीद कर देगा? उसे डर था कि मैं कोई बुरा आदमी हूं और उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या हो अगर मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं, जैसे कि वो मालकिन एक अच्छी इंसान। मैं होटल से बाहर आया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसने कहा कि वो वाकई में साफ था और मालिक भी अच्छा लग रहा था। मैंने देखा है तुम हमेशा सड़क पर रहे हो, अब से यहीं रहना। मैंने 1 साल का किराया पहले ही दे दिया है और तुम्हारे खाने का खर्चा भी। फिर भी उसके दिल में शक बना हुआ था। अगर मैं अंदर गया तो क्या तुम मुझे किडनैप कर लोगे? लेकिन मैंने उसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वो पूछता रहा कि मेरा मकसद क्या है। तुम आज मुझसे पहली बार मिले हो, लेकिन तुम पूरे समय मेरे साथ इतने अच्छे क्यों रहे? ये मुझे बस याद दिलाता है कि पहले चीजें कैसी थीं। मैं भी बहुत पहले तुम्हारी तरह ही रहता था। और आखिर में मैं उसे अलविदा कहकर घर लौट आया। उसी पल किम नारी और नामजी इसुक मुझे लेने आ गए। किम नारी को मैं आज सुबह मिला नहीं था और उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ गया था, लेकिन जब मैंने उसे कपड़ों का एक बड़ा बैग थमाया, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मुझे लगता है इस कपड़ों के ढेर में मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना? तुरंत मैंने इस बात की पुष्टि की। हालांकि वहां किम नारी ने पहले ही खुशी खुशी नए कपड़े उठा लिए थे। जब हम बाहर खुशी खुशी बातें कर रहे थे, कमरे के अंदर अंडे के छिलके पर दरारें बढ़ने लगीं। करीब से देखने पर ऐसा लगा जैसे ये अंडा थोड़ा हिल रहा था। ये तब हुआ जब मैं इंसानी दुनिया से खरीदे हुए कपड़ों का एक बड़ा बैग लेकर वापस आया। किम नारी हर रोज अलग अलग कपड़े पहनकर मुझे दिखाने लगी ताकि मैं बताऊं कि वो कैसी लग रही है। को और मुझे दोनों को लगा कि वो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन किम नारी फिर भी दूसरे कपड़े ट्राई करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसे ओवल्स के साथ एक दिक्कत हो गई और वो कंफ्यूज हो गई। फिर एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहनने पर उसे लगा कि वो किसी भूत जैसी लग रही है। ये देखकर मैं हंस पड़ा। मुझे लगा कि वो बहुत उत्साहित है। आखिर में किम नारी ने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। उसने आखिरकार अपना पहनावा तय कर लिया था। उसे ये वाला पसंद आया क्योंकि इस कपड़े पर एक मुर्गा बना था जो खासकर कू जैसा दिखता था। तभी कू ने एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि इतने सारे कपड़े कहाँ रखने हैं? लेकिन मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए मैं एक वॉक इन वार्डरोब बनाने जा रहा था। हालांकि इसका मतलब था कि हमें और लकड़ी की जरूरत होगी। इसलिए मैंने नामजी आसुक को एक पल के लिए आने के लिए बुलाया। मेरी बात सुनकर नामजी इसुक पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं नामजी इसुक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार हूं। फिर नामजी इसुक ने बड़ी इज्जत से अपने हाथ में पकड़े कपड़े मुझे देते हुए कहा कि ये मेरा ट्रेनिंग का सामान है। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर समझाया, आपका पहनावा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जहर में डूबा हुआ था। जब मैंने इसे छुआ तो मैं लगभग मर ही गया था।
मुझे लगता है कि यह जरूर कोई अनोखा ट्रेनिंग का तरीका होगा। मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ। हालांकि असल में मैं इसे धोने में बहुत आलस कर रहा था। चूंकि तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुम इसे पहन सकते हो। पहनो। फिर जंगल में जाकर कुछ लकड़ी काटो। लेकिन अचानक किम नारी ने खिड़की से आवाज लगाई कि मैं जल्दी से वहां जाऊं। अंडे के साथ कुछ गड़बड़ थी। इस पल हम सब उस अंडे के सामने खड़े थे। उसकी हरकतें और भी तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो फूटने वाला है। कहीं यह एक विनाशकारी स्तर का राक्षस तो नहीं बन जाएगा। लेकिन किम नारी को यकीन था कि यह एक प्यारा सा मॉन्स्टर होगा। तभी अंडे के छिलके का एक छोटा सा कोना टूट गया और अंदर से एक आंख दिखाई दी। नाम जीसू की तो डर के मारे जान ही निकल गई, जबकि किम नारी बहुत उत्साहित थी। अगले ही सेकंड एक पंजे ने अंडे के छिलके को फाड़ दिया और उसकी पूंछ तेज और पपड़ीदार थी। उसकी एक छोटी सी लपलपाती जीभ भी थी। इसे एक राक्षस कहने के बजाय यह एक छोटे सांप जैसा ज्यादा लग रहा था। किम नारी बेहद खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह असल में एक प्यारा सा छोटा पीला सांप होगा। अगले ही सेकंड वह कैबिनेट से गायब हो गया। वह उछला और हवा में कूद गया। वह सीधे नाम जी आह सुक के चेहरे पर जा कूदा और वहीं लेट गया। और नाम जी आह सुक ने एक दर्द भरी चीख मारी। इस समय नाम जी आह सुक जहर वाली ट्रेनिंग की पोशाक पहने कड़ी मेहनत कर रहा था। वह अब कटी हुई लकड़ी खींच रहा था, जबकि कु उस पर हुक्म चला रहा था। इस जहर की वजह से मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूं। बड़े भाई इस चीज में कैसे घूम सकते हैं? बाद में सारे कपड़े तह करने के बाद मैंने डेस्क पर अंगड़ाई ली। इस समय मैंने किम नारी को पीछे से बुलाते हुए सुना। यह यह जीव बहुत आज्ञाकारी और शांत लगता है। इसे जरूर पता होगा कि तुम ही ने इसे बचाया है। किम नारी। जैसे ही हम उसका नाम रखने की तैयारी कर रहे थे, उसकी नजर बगीचे की ओर गई। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से उधर तैरता हुआ चला गया। यह देखकर नारी उस सांप जैसे जीव के पीछे भागी। हालांकि जिस बात ने कु और मुझे उलझन में डाल दिया वो ये थी कि हमने इस नस्ल का सांप कभी नहीं देखा था। कु एक बात को लेकर निश्चित था, क्योंकि यह ज्वालामुखी क्षेत्र का एक राक्षस था। हमें मैंड्रागोरा पर पूरा ध्यान देना होगा। ज्वालामुखी क्षेत्र के ज्यादातर राक्षस पौधे प्रकार के राक्षसों को स्वादिष्ट भोजन मानते हैं। वे मौके पर मौजूद किसी भी पौधे को खा जाएंगे, खासकर अगर पौधों में शक्तिशाली माना हो तो वह उसे खोदकर निकालने की जरूर कोशिश करेगा। और मैंड्रागोरा को खा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो वो पीला सांप जैसा जीव मैंड्रागोरा का कुदरती दुश्मन हो सकता है। उस पल हम सब अपने सामने उन जीवों को देख रहे थे जो एक मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। किम नारू उन्हें लड़ने से रोकना चाहती थी, पर मैं इस बात से सहमत नहीं था। आखिर ये राक्षसों की दुनिया है, उन्हें शायद एक दूसरे में से कौन ज्यादा ताकतवर है ये तय करना ही होगा। कम से कम एक बार, जब तक कि वे शांत न हो जाएं। तीनों मैंड्रागोरा धीरे धीरे अपने सामने वाले छोटे पीले सांप को आंक रहे थे। उस छोटे सांप के चेहरे पर जान से मारने का इरादा दिखाई दिया। इससे मैंड्रागोरा एक पल के लिए रुक गया और ठीक उसी ध्यान भटकने वाले पल में छोटे सांप ने अपने पंजे से हमला किया, लेकिन एक चटक की आवाज के साथ एक पेड़ की टहनी ने उसके हमले को रोक दिया। बड़े वाले मैंड्रागोरा ने असल में उस हमले को रोक दिया था। इसके तुरंत बाद दूसरा मैंड्रागोरा तेजी से आगे बढ़ा।
उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी को बेरहमी से छोटे सांप के शरीर पर दे मारा। हालांकि वो सांप जैसा जीव भी इस पल अपनी पूंछ से हमले रोक सकता था। तीसरा मैंड्रागोरा पहले ही उस पर चढ़ चुका था। इस तीसरे मैंड्रागोरा की बाह में शक्ति जमा हुई और उसने जोर से उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। भले ही घूंसा जोरदार नहीं था, लेकिन छोटे सांप को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। किम-नारी तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। छोटा सांप शायद अपनी जिंदगी में पहली बार मार खाकर चौंक गया होगा। मैक जी इसुक और क्यू भी इस प्रदर्शन से हैरान थे। यह लड़ाई देखने में अजीब तरह से संतोषजनक थी। इस बीच दूसरी तरफ समुद्र की सतह के ऊपर एक बड़ा पक्षी सतह के बहुत करीब तेजी से उड़ रहा था। गौर से देखने पर असल में उसका शरीर इंसानी था। उसकी पीठ पर पंख थे और उसका सिर एक बाज का था।